नमस्कार। आज हम बात करेंगे कूनो नेशनल पार्क की। कूनो नेशनल पार्क ने एक ऐतिहासिक सफलता अपने नाम दर्ज की है। वो ऐतिहासिक सफलता क्या है और ये सफलता ऐतिहासिक क्यों कही जा रही है, इन दोनों सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं खबर की और देखेंगे परीक्षोपयोगी तथ्य भी इसमें आपके लिए क्या क्या है। तो खबर यही है कि कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, भारतीय मूल की जो मादा है जिसका नाम है मुखी, और इसने 5 शावकों को जन्म दिया है। यानी कि जिस मादा का जिक्र हम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, मुखी नाम है, और इसने क्या किया है, 5 शावकों को जन्म दिया है। अब सवाल उठता है कि भारतीय मूल की इसको मादा कहा जा रहा है मुखी। मुखी की जो माता थी, मतलब जिस मादा से मुखी जन्मी थी, उनकी अगर बात करें तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था ज्वाला। अब ज्वाला के 2 अन्य मादा बच्चे थे जो कि जीवित नहीं रह पाए, परिस्थितियों को नहीं, उससे संघर्ष करके जीवित नहीं बचे। अब उसमें मुखी जीवित बची थी। सवाल मुखी के जीवित रहना ही इसका पर्याप्त नहीं था, बल्कि इस वातावरण में, कूनो नेशनल पार्क के वातावरण में जीवित रहने के साथ साथ इसने वयस्कता तक का सफर तय किया, और साथ साथ प्रजनन के बाद अब इसने 5 शावकों को जो जन्म दिया है। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक सफलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चीता जो है वो भारत में 1952 से विलुप्त प्राय घोषित किया जा चुका है। अब उसके बाद से भारत की परिस्थितियों में बाहर से लाए गए चीते अपना अनुकूलन करते हुए अपनी प्रजनन क्षमता का अगर परिचय देते हैं, तो ये अपने आप में भारतीय मूल के अगर चीते ने मादा शावक को जन्म दिया है, तो इसका मतलब ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होती है। तो पहली बार भारत में जन्मी किसी चीता ने देश में सफल प्रजनन किया है, इसलिए यह घटना विशेष है और आपके लिए परीक्षोपयोगी भी है। अब मुखी की अगर बात करें तो 33 माह पूर्व अगर बात करें तो ये जो दक्षिण अफ्रीकी मादा चीता से 3 जो जन्मे थे, उन्हीं में से एक ये मुखी थी, और कठिन परिस्थितियों के बाद, संघर्षों के बाद ये जीवित बची। उसके बाद इसने अपने आप को प्रजनन क्षमता अपनी विकसित की और 5 शावकों को इसने जन्म दिया। चीता परियोजना के लिहाज से, यानी प्रोजेक्ट चीता के लिहाज से, इसको बड़ी सफलता के तौर पर माना जा रहा है। अब सवाल उठता है प्रोजेक्ट चीता क्या है, तो प्रोजेक्ट चीता आपको पता होना चाहिए। देखिए, भारत में अगर चीतों की बात करें तो चीतों का इतिहास बड़ा प्राचीन रहा है। अगर शुरुआत में ही अगर आप देखें तो नवपाषाण काल से ही चीतों का उल्लेख मिलता है। यानी कि नवपाषाण काल में ही आप देखेंगे मंदसौर में, ध्यान रखिएगा, मंदसौर में ही आप देखेंगे एक पेंटिंग है। उस पेंटिंग में आप देखेंगे चतुर्भुज नाला नाम की जो जगह है, वहां पर यह पेंटिंग मिलती है। जो तो चतुर्भुज नाला में जो पेंटिंग है, वहां पर चीतों जैसी संरचना के ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। यानी इसकी प्राचीनता तो नवपाषाण काल से आपको भारत में दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप 12वीं शताब्दी में आएंगे तो 12वीं सदी में आप देखेंगे कि एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, मानसोल्लास। तो मानसोल्लास में आप देखेंगे, चलिए कमेंट करके बताइए मानसोल्लास लिखा किसने है। तो मानसोल्लास में भी चीते के शिकार किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो यहां भी आप समझ लीजिए कि मध्यकाल में चीते का शिकार अगर हो रहा था, इसका मतलब कि मानवीय हस्तक्षेप इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद 1947 में जब आप आएंगे, मानसोल्लास के बाद अब मॉडर्न पीरियड में आप आएंगे, तो 1947 में यह कहा जाता है कि जो एशियाई चीते थे वो कुछ एक शेष थे, लेकिन जो कोरियन यहां पर रियासत थी, उस कोरियन रियासत के ही रामानुज सिंह देव नाम के एक राजा थे, उनके द्वारा 3 एशियाई चीतों का शिकार किया गया 1947 में। और इन 3 एशियाई चीतों के शिकार किए जाने के बाद पूरी तरह से भारत में क्या हो गए, चीते समाप्त हो गए, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद 1952 में आप देखेंगे, 1952 में, 1952 में आते आते क्या हुआ, चीतों को भारत से पूरी तरह से क्या कर दिया गया, विलुप्त घोषित कर दिया गया। यानी घोषित तौर पर 1952 में भारत में चीते अब समाप्त हो गए। इसके बाद अब इसके लिए चिंता शुरू हुई, क्योंकि पारिस्थितिक संतुलन बनाना जरूरी था। जैव विविधता के लिहाज से इनको फिर से भारतीय परिस्थितियों में इनका पुनर्स्थापन जरूरी था। वन्य जीव पर्यटन के बढ़ावा देने के लिहाज से इनकी जरूरत थी। तो इस तरह से इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रयास शुरू हुए, और फाइनली आप देखेंगे कि वर्ष 2022 में, आप देखेंगे वर्ष 2022 में क्या शुरू किया गया, तो 2022 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट चीता। यानी प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब हुई, तो वर्ष 2022 में हुई। और इस प्रोजेक्ट चीता के तहत क्या प्रयास किया गया कि विश्व की पहली बार ऐसा हुआ कि अंतर महाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी कोई भी जो कह सकते हैं जीव है, उसको एक जगह से, अंतर महाद्वीप का मतलब हुआ कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में उसका स्थानांतरण करने के लिए यह परियोजना चलाई गई थी। तो यह विश्व की ही, भारत की ही नहीं, विश्व की पहली ऐसी अंतर महाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी को स्थानांतरित करने की परियोजना थी। अब इसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही इसको शुरू किया गया था।
चीता एक्शन प्लान लागू किया गया और चीता एक्शन प्लान के तहत सुरक्षित आवासों में प्रजननशील चीता की आबादी को कैसे हम एस्टेब्लिश कर सकें, इसके लिए यह प्रयास शुरू हुआ था। अब इसके तहत जब यह प्रयास शुरू हुआ तो आपको पता होगा कि सितंबर 2022 में, सबसे पहले 17 सितंबर 2022 को आप देखेंगे कि कहां से लाए गए थे। 2022 में सबसे पहले कितने चीते लाए गए थे, याद रखिएगा 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। तो 8 चीते लाए गए कहां से, नामीबिया से लाए गए। इसके बाद आप देखेंगे कि फरवरी 2023 में फिर से आप देखेंगे 12 चीते और लाए गए थे। कहां से, तो साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। और इसके बाद अभी भी अगर हम देखें तो इसके तहत ये जो 20 चीते हैं वो प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए थे। अब उसमें अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने यात्रा की बोत्सवाना की, वहां पर भी औपचारिक घोषणा कर दी गई है कि 8 चीते बोत्सवाना से भी लाए जाएंगे। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली जो चीता है, चीते को एक फ्लैगशिप प्रजाति के रूप में यहां पर घोषित करते हुए, यानी कि फ्लैगशिप प्रजाति क्या होती है, वो प्रजाति एक सिंबल के रूप में काम करती है, एक प्रतीक के रूप में काम करती है, उससे लोगों का इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और उसके माध्यम से जो अन्य पारिस्थितिक तंत्र है उसका भी विकास होता है, क्योंकि उसके लिए फंडिंग आसानी से हो जाती है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट होता है कि हाँ भाई चीते अगर विलुप्त प्राय हैं इनको आना चाहिए। तो इसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि जो सवाना या खुले मैदानों का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका फिर से डेवलपमेंट हो सके। इसका क्रियान्वयन की अगर बात करेंगे तो उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो क्रियान्वयन बेसिकली कौन करता है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। एमपी वन विभाग भी इसमें सहायता कर रहा है, जो कूनो में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें। इसके अलावा भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII भी इसमें सहयोगी है। एनटीसीए ने 2023 में चीता परियोजना संचालन समिति भी बनाई थी, जिसका काम क्या था कि इस पूरे जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो इस चीज को जो बाहर से लाए गए चीते, इनको कैसे उनका क्रियान्वयन ठीक से हो पाए, कैसे उसकी निगरानी ठीक से हो पाए, मूल्यांकन कैसे किया जाए, परामर्श कैसे किया जाए, और 350 से ज्यादा चीता मित्र भी नियुक्त किए गए। तो ये तमाम ऐसी पहले हैं जिसके माध्यम से ये प्रयास हुआ और उस प्रयास का ही प्रतिफल ये है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान ने एक ऐतिहासिक सफलता दर्ज की और पहली बार भारत में जन्मी किसी चीता ने देश में सफल प्रजनन करने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक वैसे ही जैसे दृष्टि IAS ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि अभी तक कई बार ऐसा देखने में मिलता था कि बजट की वजह से आप गुणवत्ता से समझौता करने के लिए मजबूर होते थे, दूसरे विकल्पों की तरफ आप जाते थे और दृष्टि IAS से जुड़ने की इच्छा रहने के बावजूद आप नहीं जुड़ रहे थे। तो आपके लिए दृष्टि IAS ने जब अपना सिल्वर जुबली वर्ष पूर्ण कर लिया, उसको 1 साल हो गए, तो अपने 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर आपके लिए केवल 24,999 रुपए में हम एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जिस कोर्स का नाम है GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। अब देखिए GS स्टूडियो फाउंडेशन का मतलब ये हुआ कि आपकी GS की प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी जो है वो इस कोर्स में होगी मात्र 24,999 रुपए में। लाइव ऑनलाइन का मतलब स्टूडियो से आपको क्लासेस लाइव होंगी, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, इसमें लाइव चैट के माध्यम से कोई भी सवाल आप क्वेरी होगी वो पूछ सकते हैं। 14 माह में ये कोर्स पूरा किया जाएगा। इसका मतलब कि ब्रॉड सिलेबस को आप एक लिमिटेड टाइम में कवर कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आप किसी अन्य चीज में हैं, कम समय में बेहतर तैयारी चाहते हैं, बजट के अंदर तैयारी चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार ये कोर्स हम लेकर आए हैं। इस कोर्स में अगर आप 2027, 28, 29 की तैयारी करना चाहते हैं तो आसानी से आप इस कोर्स को लेकर किसी भी तरीके से कहीं से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से एक नई धार दे सकते हैं। हमारे बैच में अगर बात करें बैच की शुरुआत की तो 9 दिसंबर को शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम का और 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम का बैच प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, लिंक में एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसमें चले जाइए, आप कॉल भी कर सकते हैं हमको। नंबर हमारा आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, नंबर हमारा है 8750187501। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो आपको दृष्टि लर्निंग ऐप, अगर आप चाहें तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। गूगल में जब टाइप करेंगे तो कुछ ऐसे आपको दृष्टि लर्निंग ऐप दिखाई देगा। अब यहां पर जाने के बाद यहां पर आपको एक्सप्लोर दिखाई दे रहा है, एक्सप्लोर पे आप चले जाइए। एक्सप्लोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यूपीएससी दिखेगा, यूपीएससी को क्लिक करेंगे तो ये कोर्स खुल के आपको सामने GS स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में यह कोर्स हमारा है। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम का कोर्स यहाँ पर है, इंग्लिश मीडियम का कोर्स यहाँ पर है। इसके अलावा बाई नाउ पर जाना है, बाई नाउ पर जाएंगे तो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर विस्तार से इस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू डिटेल्स पे आपने यहाँ पर क्लिक किया, आपको इसकी डिटेल्स खुल के आ जाएंगी और सारी इसमें कि बैच कब से प्रारंभ हो रहा है,
लाइव ऑनलाइन मोड में होगा। डॉक्टर विकास द्विवेदी सर के नेतृत्व में ऑनलाइन मोड के सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की हमारी टीम, जिसके पास 26 वर्षों का अनुभव है, उसके आधार पर ये सारी विशेषताएं आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो इस तरह से इस कोर्स के बारे में आपको सारी जानकारी दृष्टि लर्निंग ऐप से भी मिल जाएगी। आपको नंबर हमने बताया ही, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो उस नंबर पर 87501 पर आप कॉल कर सकते हैं। अब देखिए 1250 प्लस घंटों की यहाँ क्लास मिल रही है स्टूडियो से लाइव। 18 माह की आपकी वैलिडिटी है। इसके अलावा लेक्चर के दौरान जो भी बोर्ड पर लिखा कंटेंट होगा पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा भी। लाइव चैट आप कर सकते हैं। 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे आपको, प्रीलिम्स मेंस दोनों के। प्रीलिम्स क्लास नोट्स मिलेंगे आपको। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स का भी आपको एक्सेस मिलेगा, यानी कि करंट अफेयर्स भले इसकी वैलिडिटी 18 माह की हो, करंट अफेयर्स आपको 2 वर्ष तक का एक्सेस दिया जा रहा है। और मासिक पीडीएफ संग्रह भी आपको 2 वर्ष तक मिलेगा। तो ये सारी चीज है, और इतनी कम फीस के बावजूद आपको ईएमआई की सुविधा भी मिल रही है। विस्तार से जानकारी के लिए नंबर जरूर नोट कर लीजिए, 87501 इस पर आप कॉल करिए और विस्तार से और जो जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं। अब देखिए सवाल है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान ने ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान के विषय में भी जान लेते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की जब बात होगी तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले देखिए इसका ही चुनाव क्यों किया गया। दरअसल जब ये चीते बोत्सवाना से लाए गए तो वहां की जो पारिस्थितिक स्थिति है और यहाँ की जो पारिस्थितिक स्थिति है, दोनों में काफी सिमिलरिटी है। चाहे वो नदी हो, पठार हो, यहाँ के वन हो, या जो चीतों के लिए जो भोजन जिस पर आश्रित होते हैं वो चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर उपस्थित है। अब चीतों के विनाश होने का कारण क्या था? जिन पर चीते आश्रित हैं, चाहे वो हिरन को खाते हैं, चाहे वो चीतल को खाते हैं, वो सारी चीजें विलुप्त हो गई थी। उनका आवास लगातार नष्ट हो रहा था, मानवीय हस्तक्षेप बढ़ रहा था। इसके अलावा अगर आप देखें तो अवैध तस्करी और तमाम चीजें चीतों को लेकर हो रही थी। यहां पर जब उनको लाया गया, कूनो में क्या है, कूनो में वैसा ही इन्वायरमेंट है जैसा बोत्सवाना में है। हालांकि शुरुआती रूप में दिक्कत हुई, लेकिन कुछ शावक जिनकी मृत्यु हुई, फिर ये मादा शावक जो है प्रजनन करने में अगर सक्षम हुआ है तो उसमें बहुत हद तक इसके एडजस्टमेंट के साथ साथ कूनो राष्ट्रीय उद्यान के वातावरण का भी रोल है। इसकी अगर बात करें तो ये कहां स्थित है, तो देखिए ये स्थित है मध्य प्रदेश में। यहां पर आप इसकी स्थिति मैप में देख सकते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश का ये श्योपुर जो जिला है वहां पर स्थित है। 1981 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में ये स्टैब्लिश हुआ था। 1981 में क्या था, तो ये था वन्य जीव अभयारण्य था। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो 1981 के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे 2018 में ये क्या बन गया, तो ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया था। 2018 में क्या बन गया, राष्ट्रीय उद्यान बन गया। तो ये याद रखेंगे आप। अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो इसका नाम कूनो क्यों पड़ा, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से ठीक एक नदी बहती है जो इसको 2 भागों में विभाजित करती है, और ये नदी चंबल की सहायक नदी, इसका नाम कूनो है, और उसी के नाम पर चंबल की सहायक नदी के नाम पर इसका नाम कूनो पड़ा है। 750 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, तो याद रखिएगा। और इसमें तमाम अन्य विविधताएं भी हैं। इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली हिस्टोरिकल अगर रूप से देखा जाए तो एशियाटिक लायन जो था उसके री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के रूप में इसको ज्यादा पहचान मिली थी। साथ ही साथ अगर बात कर लें तो पर्वत, घाटी, मौसमी नदियों से युक्त है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, सवाना घास के मैदान है। वनस्पतियों की बात करें तो खैर, सलाई, इसके अलावा बेर, ये सारे यहाँ पर हैं। जंगली बिल्ली, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा, सुनहरा सियार, बंगाल लोमड़ी, 120 से अधिक पक्षी प्रजातियां ये तमाम यहाँ पाई जाती हैं। तो चीते के लिए जो जरूरी पारिस्थितिक चीजें हैं वो सारी यहाँ उपलब्ध है। इसकी वजह से ही कूनो ने यह सफलता अर्जित की है। तो चलिए अब बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर जवाब देने की। क्या है इस अभ्यास प्रश्न आज का आपके लिए कि कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता का नाम क्या है? विकल्प आपके सामने है, आशा, सियाया, मुखी या ताशा। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।